नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं शिवानी द्वारा रचित उपन्यास कृष्ण कली भाग 21 मेरे यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। वह घर पहुंचा तो बरामदे में खड़ी परिवार की भीड़ को देखकर खिसिया गया। चिंतित बाबूजी उसकी अनुपस्थिति में कई बार पांडे जी को फ़ोन कर चुके थे। पता नहीं किसी दुर्घटना में न फंस गया हो, बड़ी तेज़ गाड़ी चलाता है। उनके चिंतातुर स्वर की छूत शायद पांडे जी को भी लग गई। कुछ ही देर में गाड़ी में कुन्नी को लेकर स्वयं उपस्थित हो गए। चिंतातुर जर्जर दंपत्ति छोटे पुत्र की अकाल मृत्यु से आवश्यकता से अधिक भीरू बन गए थे। कुन्नी को वहीं छोड़कर पांडे जी गाड़ी लेकर इंटू घोष के यहाँ भी जाकर देख आए थे। लौट कर आ रहे थे कि प्रवीर की गाड़ी देख ली। कहाँ चले गए थे बेटा? हमने तो पूरा कलकत्ता ही छान डाला। कुन्नी तो रोने लगी। बड़े कच्चे दिल की है हमारी कुन्नी। प्रवीर खिसिया गया। बाबूजी को भी क्या सूझी जो उन्हें फ़ोन कर दिया। कुन्नी ने मुंह कटाट से भाभी पति को बीत कर रख दिया। तू तो कभी इतनी अबेर नहीं करता था नल्ला। यही मैं अभी पांडे जी से भी कह रही थी। अम्मा भाभी पुत्र वधू के पास ऐसे अधिकार से खड़ी थी जैसे उसका वरण कर अभी अभी डोरी से उतारा हो। कुन्नी ने शायद भाभी सास ससुर की उपस्थिति के सम्मान में सिर ढाक लिया था। इससे उसका गोल गोल चेहरा और गोल लग रहा था। पति के रुस्क सुस्क उलझे बाल और सुदर्शन चेहरे से वो अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रही थी। कल वह चला जाएगा, यही सोचकर स्निग्ध दृष्टि तरल हो उठी थी। अब बहुत रात हो गई है, समझे न, मैं आज्ञा दीजिए। आपका लड़का घर आ गया, हमारी भी चिंता दूर हुई। बैठिए ना। माया ने 2-3 कुर्सियां खींचकर सामने बढ़ा दी। कुन्नी शायद बैठ भी जाती, पर पांडे जी अधर से उठ गए। नहीं बेटी, अब बैठेंगे नहीं। 10 बजे की ट्रेन से मंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं। जाने से पहले उन्हें एक बार फिर रिमाइंड कराना होगा। अच्छा बेटा, टिल बी मीट। उन्होंने बड़े लाड़ से भाभी जमाता की पीठ थपथपाई, समधी समदन से विदा ली और अनिच्छा से अड़ती पुत्री को एक प्रकार खींच कर कार में बिठा दिया। कार के गेट से निकलते ही अम्मा देर से घर लौटे पुत्र के सामने खड़ी होकर रोते स्वर में कहने लगी, आज तूने हम दोनों की उम्र कम से कम 20 बरस तो बढ़ाई दी बेटा। मंत्री जी सब ठीक कर देंगे। पांडे जी ने अभी बतलाया तू भी 15 अप्रैल के लिए राजी हो गया है। तब तक हमें भी वह सुविधा है। जया का ऑपरेशन मार्च में है और तेरी बदली भी हो जाएगी। इतने आनंद के दिन भी पुत्र के सूखे चेहरे का रहस्य अम्मा की समझ में नहीं आया। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। माया खाना के लिए बुलाने गई तो कह दिया कहीं खा आया है। अम्मा बुनबुनाती रही पर वह नहीं आया। हार कर माया कमरे ही में खीर का कटोरा रखाई। उस रात को प्रवीर ने द्वार की अर्गला खुली ही छोड़ दी। सामान्य हवा के झोंके से भी द्वार हिलता वो चौंक कर देखने लगता। क्या पता स्वभाव से ही आनंदी वह अमोदी लड़की कमरे में अचानक कूद कर लंगड़ी कुर्सी में हाथ पैर समेट सो जाए। पर वह नहीं आई। आती भी कैसे? क्या वह स्वयं ही उसके चेहरे से अपना चेहरा सटाकर नहीं कह गई थी कि वह अब अपने को ट्रस्ट नहीं करती? दूसरे दिन तो उसे 3 बजे जाना था। क्या पता चलने से पहले शायद आ जाए। पर अपनी व्यर्थ आशा की खोखली ललक को प्रवीर स्वयं जानता था। आने से कौन सी बात बन जाएगी। वह सिर डाकर अम्मा के पास खड़ी कुन्नी को कहीं धकेल सकता था। प्रवीर चला गया और उसके जाने के 3 घंटे बाद दिन डूबे सूखा चेहरा लटका कर कली द्वार पर खड़ी हो गई। माया कैक्टस के गमले ठीक कर रही थी। उसको देखते ही हाथ पोंछ कर बढ़ाई। वह उत्साह से जैसे फटी जा रही थी। अरे क्या आप फिर दौरे पर चली गई थी? जानती हैं बड़े दा की शादी की डेट फिक्स हो गई है, अप्रैल में होगी। मैं मार्च में कुछ दिनों के लिए पहाड़ जाकर फिर लौट आऊंगी। दीदी का ऑपरेशन भी है ना, आप तो आएंगी ना शादी में? सूखा चेहरा और सूख गया। फीकी हंसी हंसकर एकदम अपने बड़े भाई की सूरत के ठप्पे की मोहक बहन को कली हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींच ले गई। अब देखो माया, कल तो जा ही रही हूँ। नई जगह है और नई नौकरी। अब तो यही समझ लो कि जाना अपने पैरों का है, आना पराए पैरों का। क्या तुम्हारे बड़े दा चले गए? अरे हाँ, कब के। निर्दोष माया क्या कभी सपने में भी सोच सकती थी कि उसके सामने मुस्कुराती हुए भुवन मोहिनी कल उसी के बड़े दा के कंधे से लगी पल भर को इंद्राणी बन गई थी। बड़े दा तो 3 बजे ही चले गए। वैसे तो दिल्ली से काबुल पहुंचने में सुना है 7 घंटे लगते हैं, पर छुट्टी ही नहीं थी। आशा के निर्वात दीप की मृत प्राय ज्योति किरण भी तब से बुझ गई। जिस दिए को कली ने स्वयं ही फूंक मार कर बुझा दिया था, उसमें क्या एक बत्ती अनजाने में अब तक दुख दुख कर रही थी? क्या पता ना गया हो, एक दिन की छुट्टी बढ़ाई भी तो जा सकती है। जानती हो, बड़ा मजा हुआ। माया ने कली का हाथ पकड़ लिया। सच तुमने मिस किया। कल यहाँ रहती तो तुम कुन्नी को देख लेती। आवेश मुलक तेजस्वी कली झुककर विनम्र हो गई। अच्छा, क्या कल यहाँ आई थी?
हाँ, पता नहीं कल पार्टी के बाद बड़े दाग कहाँ गायब हो गए। कली का चेहरा चिबुक से लेकर कर्णमूल तक लाल हो गया। सरला माया अपने ही धुन में बकती जा रही थी। यहाँ बाबूजी अम्मा का बुरा हाल हो गया। असल में जब छोटे दा का तार आया तब भी अचानक गोली सी दगी थी और फिर छोटी भाभी पर उगाकर ऐसी फुर्र से उड़ गई। इसी से दोनों अब अच्छी बात सोच ही नहीं पाते। कभी कहते लाल बाजार में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है, कहीं लल्ला वही ना होए। कभी कहते फोन आओ मोटर टकरा दी होगी। पांडे जी को फोन कर दिया और वो बेचारे ताबड़तोड़ भागते आए। सुना कुन्नी तो बेचारी रोने भी लगी थी। सौतिया डाह से कली का सर्वांग दहक उठा। एक बार समूचे संसार को भस्म करने की ज्वाला आंखों में फिर उतर आई। जो निर्मोही तटस्थ होकर उसे बार बार दूर ढकेल रहा था, आज चलती बेला उसके क्लांत माथे पर अपनी चौड़ी हथेली के फल भर के स्पर्श से उसे किस अनोखे किलक से ऐसे भरमा गया था कि वो पुन्नी के नाम से उसका सर्वांग दहकने लगा था। जब वो व्हील पर टिकी हुई चौड़ी हथेलियों पर अपने अदरों की सील मोहर लगाने झुकी थी, क्या तब पल भर को भी उसके दिमाग में यह कटु सत्य नहीं कौन था? सरलता से बस में आ गई नारी क्या कभी स्थायी रूप से पुरुष के इतिहासन पर आसीन होकर रह सकती है? कभी नहीं। किसी क्षण भी कुन्नी आकर उनकी खोखली या नाम सील मोहर को व्यर्थ कर सकती है। कुन्नी का कुल है, गोत्र है, खानदान है, पिता की प्रतिष्ठा है, और कली का न कुल है, न गोत्र, न खानदान, न पिता की प्रतिष्ठा है। अरे आपने तो सामान भी बंद कर लिया। अम्मा ने मुझे यही देखने भेजा था कि देखाऊं आप आ गई या नहीं, और मैं यहाँ बातों में लग गई। कह रही थी कल तो बेचारी इतनी दूर चली जाएगी, दो बेला उसे अब उसकी पसंद की सब चीज़ें खिला दूँ। और पसंद भी कैसी है आपकी? उसने हंसकर कली की उदासी का व्यू बंद करने की चेष्टा की। सुना है आपको करेला बहुत पसंद है। क्या करूँ माया? कली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें माया के भोले चेहरे पर जड़ दी। मुझे हमेशा कड़वी चीज़ें ही पसंद आती हैं, पर आज तो कुछ भी खाने का जी नहीं रहा। बेहद थक गई हूँ। वाह जी, थक कैसे गई हैं? हम आपके लिए इतनी सारी चीज़ें बनाकर भूखे बैठे हैं। माया उसे चौके में खींच ले गई। जया दामोदर पुत्री सहित सिनेमा देखने चले गए थे। 2 दिन पूर्व अपने कमरे से ही कली ने भयानक गृह युद्ध की एक चिंगारी उड़ती देखी थी। रात भर जया की सिसकियों ने उसे सोने नहीं दिया था। लगता था क्रोध से बुनबुराती रोती कलपती जया किसी भी चढ़पति को धक्का मारकर बाहर कर देगी। पर कैसा विचित्र मनोमालिन्य था इस दंपति का, कभी एक दूसरे के रक्त के प्यासे और कभी प्रणय के। अम्मा ने कली की थाली को कटोरियों से सजा दिया तो वह हंसने लगी। लगता है कल प्लेन में ही अपच होकर मरूंगी अम्मा। चुप कर, इतनी दूर जा रही है और ऐसी अलक्षणी वाणी मुख से निकाल रही है। मरे तेरे दुश्मन, मेरा तो मन न जाने कैसा कर रहा है। वहाँ तो सीता जी को भी राक्षसियों ने घेर लिया था। उन्हें छुड़ाने जैसे राम जी आए थे। भगवान करे तुझे छुड़ाने भी कोई आ जाए। जिन राम जी को छुड़ाने में बुलाऊंगी उनका नाम सुनकर फिर क्या तुमने आने दोगी अम्मा? फिर तो शायद तुम अपने चौके से भी मुझे बाहर खदेड़ दोगी। कली करेले को मुंह में भरकर चूसती अम्मा को छेड़ने लगी। अम्मा का चेहरा न जाने कैसा होगा। क्यों री? क्या कहीं किसी मुसल्ले की रिश्तान से तो शादी नहीं कर रही है? ऐसा मत करना कली। कितनी बार तुझसे तेरे माँ बाप का पता मांग चुकी हूँ, पर तू दे तब ना। क्या करोगी पता लेकर अम्मा? कली के मुख में पड़ा करेला अपनी स्वभावगत कटुता खोकर इतना मीठा लग रहा था। अरे करूँगी क्या बावली? यही लिखूंगी कि ऐसे सोने का टुकड़ा लड़की दी है भगवान ने, पीले हाथ का राजरानी बना डालो। पर राजा मिले तब न अम्मा। कली की बड़ी बड़ी आंखों में क्षण क्षण बदलते रंग को माया एक टक देख रही थी। इसी से तो रावण के देश जा रही हूँ। वह उंगलियां चाटती उठ गई। अरे तुझे कौन बातों में हरा सकेगा? अम्मा उठ के कटोरी भर खीर ले आए। लल्ला को हमारी खीर बेहद पसंद है, उसी के लिए बनाई थी, पर खाई कहाँ। 2 चम्मच खाकर उठ गया। कली हास फरियाद सब बोल गई। विवेकहीन जिब्बा पर एक निर्लज्ज याचना फिसलते फिसलते रुक गई। वही झूठी खीर मुझे ला दो न अम्मा। जीव न काट लेगी तो शायद सचमुच ही अपनी स्वाभाविक मोफट निर्लज्जता से उस झूठी खीर के कटोरे को मांग बैठती। उस दिन माया स्वयं ही जिद कर उसके सामने सो गई। आप तो कह रही हैं आप अपना नया पता भी नहीं जानती। अच्छा तो आप ही हमको पहले चिट्ठी लिखिएगा, हमारा पता तो जानती हैं ना। माया हंसकर उसकी ओर करवट बदल कर लेट गई। काश उस पते को ही कली भूल पाती। क्यों नहीं लिखूंगी माया। कली ने उस सामान्य परिचिता स्नेही लड़की की मुट्ठी दोनों हाथ में पकड़ ली। उस चेहरे को देखकर यत्न से बुलाया गया दूसरा चेहरा सामने आ गया। उसे शायद वह अब कभी नहीं देख पाएगी, पर क्या पता वह उसे देख ले। पत्नी के साथ देखी गई किसी फैशन परेड में, विश्व मेले के सजे कच्छ में, या किसी फैशन पत्रिका के मुखपृष्ठ पर। एक बार कली के जी में आया कि एक दिन के लिए इलाहाबाद चली जाए। विवियन से मिलकर उसे अपने जीवन के नए मोड़ पर पल भर
को खड़ी करने में दोष ही क्या था। वह प्रवीर को देख भी चुकी थी और देखकर शायद कुछ अप्रसन्न भी हुई थी। पर स्टेशन चलने का समय हुआ तो डाकिया विवियन का पत्र दे गया। पढ़ते ही कली ने झुझलाकर फाड़ दिया। अब क्या करेगी इलाहाबाद जाकर? जिसे देखो वही घोंसला बनाने के लिए तिनके चुम रहा है। विवियन की सगाई हो गई थी और निकट भविष्य में होने वाले अपने विवाह के ड्रेसों की शॉपिंग के लिए वह कली को लेकर दिल्ली जाना चाहती थी। कली का क्या यही काम रह गया था? मॉडल है तो क्या अपने मित्रों प्रियजनों की भी मॉडल ही बनती रहेगी? अब वह न किसी को अपना पता देगी न चिट्ठी लिखेगी। किसी केंद्र चित उत्तराखंड सी वह नवीन परिवेश में गहरी डुबकी लेकर ही ऐसी छिप जाएगी कि कोई जाल बिछाकर भी उसे ना ढूंढ सके। ऐसी ही पहली डुबकी दी थी उसने स्वयं उसकी जन्मदायिनी जननी ने, जब उसका नन्हा गला घोंटकर उसे एक अनजानी गोद में पटक दिया था। दूसरी डुबकी खिलाई थी नियति ने, जब पीली कोठी, बड़ी माँ, बाड़ी मौसी और काका तुआ का पिंजरा सब हाथ हिलाकर एक साथ किसी धुंधले पर्दे के पीछे छिप गए थे। तीसरी डुबकी उसने स्वयं ली थी इस महानगरी में, जहाँ न फिर माँ से उसे ढूंढ पाई न रोजी आंटी। पर इस डुबकी को किसी पेशेवर गोताखोर के चातुर्य से ही लेना होगा, जिससे ऊपर उठते बुलबुले देखकर गहरे जल के अतल जल में डूब गई उसकी सुकुमार देह के लिए सब मातम मना लें। न अब इसे इलाहाबाद जाना होगा न पांडिचेरी। चंचल मन में उठ रहे तर्क वितर्क की आंधी को उसने अपने अविवेक के वातायन द्वारा यत्न से मूंद कर बाहर ठेल दिया। अब वह भारत नहीं लौटेगी। गाड़ी चलने लगी तो पल भर को जी न जाने कैसे हुआ। कुछ देर तक वह जगमगाती रोशनियों की उस विराट कार्निवल से शहर को देखती रही। फिर उसने खिड़की बंद कर दी। अचानक उसकी दृष्टि ऊपर और नीचे के वर्त पर सिर से पैर तक एक सी नारंगी चादर ओढ़े जोड़े पर पड़ी। ऊपर के वर्त पर सो रहे व्यक्ति के सिराने एक काला कमंडलू धरा था और खूंटी पर लटकी एक लंबी सुपारी के से दोनों की रुद्राक्ष की माला रेल के झटकों के साथ झटकती ताल सी दे रही थी। चादर का रंग भी नारंगी नहीं गेरुआ था। इतना लंबा सफर और साथ में साथों का यह एरिस्टोक्रेटिक जोड़ा। फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे उस मुर्दा बने सिर्फ मुँह ढाप डूब कर सोने वाले सहयात्रियों की रहस्यमयी उपस्थिति से करी सहमी हो, ऐसी बात नहीं थी। ऐसी सहमने वाली लड़की वह थी नहीं, बल्कि देखा जाए तो उसी की उपस्थिति आज तक ऐसे बीसियों निद्रामग्न यात्रियों को सहमा चुकी थी। इतने बड़े स्टेशन में गाड़ी रुकी, फिर दोनों क्या चरस की दम लगाकर सो रहे थे? ऊपर के सो रहे यात्री का गोरा अंगूठा उसे एक बार दिखा और समझ गई कि ये कोई विदेशी नया दीक्षित स्वामी है। चलो अच्छा ही हुआ। चे पे करते बच्चों वाला कोई परिवार साथ चलता या कोई नवविवाहित जोड़ा ही सहयात्री बन गया होता तो वो बौखला जाती। जैसा उखड़ा मूड लेकर वह कलकत्ता छोड़ रही थी, उसके लिए ऐसा सहचर्य ही शोभा देता था। अगल बगल में सो रहे उन लंबन टड़ंग खबीस से साधुओं के जोड़े को देखकर उसे किसी भी संशय ने सशंकित नहीं किया। वह तकिया ठीक से लगाकर सोने ही जा रही थी कि ऊपर बर्थ पर पड़ी चादर हिली और पलक झपकते ही वह व्यक्ति नीचे उतर गया। लग रहा था कि नीचे उतरने में उसे विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा। शायद उसकी भयावह रूप से लंबी टांगें उसके बैठते ही स्वयं जमीन को छू गई थी। धुंधले नीले बल्ब की रोशनी में उसके फिक्सों से सवारे गए जटाजूट को कली ने कनखियों से देख लिया। गोरे चेहरे पर यत्न से छठी सवरी दाढ़ी और चिकनी मूछों, रामलीला के बनवासी रामचंद्र जी की सी नकली दाढ़ी मूछों सी बनावटी लग रही थी। उसने एक बार उड़ती दृष्टि से कली की ओर देखा, फिर नीचे सो रहे अपने साथी का कंधा पकड़कर हिलाने लगा। खाना निकालो जी, बड़ी भूख लगी है। नींद का बहाना बनाए आंखों तक चादर की वनिका को सुविधानुसार उठाती गिराती कली चुपचाप बड़ी उस राशि संत समागम का आनंद ले रही थी। दूसरी चादर का आवरण हटा। कली ने देखा कि जग कर बैठने वाली संत नहीं संतनी थी। ऊपर की बस से नीचे उतर उसे जगाने वाला गैरिक वसंतधारी स्वामी उसके पास बैठ गया और धीमे स्वर में फुसफुसाने लगा। कभी कभी रात्रि की निस्तब्धता में ऐसी फुसफुसाहट नगाड़े दमाड़े की चोट से भी अधिक स्पष्ट होकर कानों में बजने लगती है। कौन है ये, कहीं से चढ़ी है? पुरुष के कंठ ने पूछा। पता नहीं, मैं तो सो गई थी। लगता है सियालदह से बैठी हो। तुम हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। वह उठी और कली ने फिर पतली चादर के ताने बाने के औदार से देखा कि उठने वाली भी अपने गौरिकधारी साथी की बात कद्दावर ऊंची हिस्ट पुष्ट महिला है। रंग सावला होने पर भी बनावट अनुपम थी। गेरुए रंग की चुस्त सलवार और किसी साईं बाबा के से ढीले कुर्ते में छिपी स्वामिनी की कलात्मक रुचि को कली की मॉडल दृष्टि ने पल भर में भाप लिया। उस सन्यासिनी ने अपने डल ड्रेस को जैसा स्मार्ट पहनाकर पहन लिया था, उसे शायद विदेश के किसी
मॉडलिंग स्कूल की छात्रा भी वैसी लुभावनी सज्जा में नहीं साध सकती। शरीर की कृष्णता स्वाभाविक नहीं थी, इसमें कोई संदेह नहीं था कि पोलो की कृष्णता की भांति वह चाबुक से साधकर बनाई गई थी। चेहरे की वयस 40 से ऊपर, बड़े बड़े चपल खंजन नैनों के 20 के आसपास और कसी कमीज में यत्न से कसकर घटाई गई कृष्णता की वयस देखने वालों को अनायास ही अपने वर्ष के कौशल्य की मरीचिका में बांध सकती थी। स्टील का कटोरदान खोलकर वो बड़े धैर्य से बार बार सामने की बर्फ पर पतली चादर से मुंह ढांपकर पड़ी कली की ओर सहम कर देखती। कटोरदान के डिब्बे को साथी के सामने सजाती जा रही थी। उसके हाथ से डिब्बा एक प्रकार से अदर से छीनने की तत्पर उसका विभूषित साथी इधर उधर देखे बिना किसी भुखमरे कंगने भिक्षुक की बात कचर कचर खाए जा रहा था। बीच बीच में उसकी गंभीर संगिनी उसे कटोरदान का जल तरंग बजाने पर या गिलास उड़का देने पर धीमे स्वर में टूटती भी जा रही थी। शोर मत करो प्लीज, कहीं वो जग न जाए। पर कली के जग जाने का ऐसा क्या भय? ओह, अब समझ में आया। कली ने करवट बदलकर हंसी रोक ली। स्वामी जी ने कटोरदान से 2 उबले अंडे निकालकर मुख में धर लिए थे और दूसरे कटोरदान में किसी प्रागैतिहासिक युग के से जीव का विराट हड्डा निकालकर निचोड़ने लगे थे। सचमुच ही तो संगिनी का सहमना उचित था। सिर पर जटाजूट, ठुड्डी पर लंबी दाढ़ी, गहरी वसन, कंठ में रुद्राक्ष की माला, सिरहाने कमंडल और अंडे और हड्डियों का फलाहार। देखने वाला भी आखिर क्या कहेगा, पर खाने वाले को किसी की चिंता नहीं थी। करवट बदलने पर भी कली बड़ी देर तक उनके सुदीर्घ भोजन की कचर कचर सुनती रही। फिर उसने स्वामी जी के गटागट लुटके गए किसी रहस्यमय पेय की गटगट का ध्वनि संगीत भी सुना। क्यों जी, पीली पत्तियों वाला जर्दा नहीं लाई क्या? उनका झुझलाया स्वर ही उनके क्रोधी असहमी स्वभाव पर स्वयं परिचय दे गया। शांत सहचरी से निश्चय ही भूल हो गई थी। वह बड़ी देर तक नम्र स्वर में क्षमा मांगती जा रही थी, पर उनकी बिड़बिड़ बंद ही नहीं हुई। क्यों खाए हम तुम्हारा काला तंबाकू? जानती होगी मैं तुम्हारा वह काला बारूद एकदम नापसंद है। अपनी चीज रखना तो नहीं भूली, हमारी चीज भूल गई। अब किसी स्टेशन को तब हमें गिरी पान वाले से खरीद कर ला देना। बिना पीली पत्ती की हमें नींद नहीं आती। फिर शायद किसी उदार पान वाले ने उनकी खुराक जुटा दी थी, क्योंकि तड़के ही कली की नींद टूटी तो स्वामी जी खर्राटे ले रहे थे। खर्राटे भी ऐसे कि आरोह से अवरोह तगड़ा। पौ नहीं फटी थी। कली खिड़की खोलकर बैठ गई। भागते वृक्ष और खेत खलिहानों के बीच रेल की खुली खिड़की से उसे ऐसे ही अस्पष्ट लुकाव छिपी खेलते म्लान सूर्य की किरणों को ढूंढने में बड़ा आनंद आता था। दूर दूर तक फैले ताड़ के पेड़ों का झुरमुट और झोपड़ियों का छड़ छड़ बदलना शिल्प आंखें बन रहा था। कैसा विचित्र था भारत! प्रत्येक दिशा के शिल्प में बहुरूपी शिल्पी की विभिन्न शैली। उत्तर प्रदेश की यात्रा होती तो शायद वह शिल्पी पेस्टल रंगों से बनाकर चित्र प्रस्तुत करता। उस प्रातःकालीन सूर्य की रफ्तार पेड़ों के सरसों के पीताब पुष्पों से संगम में रंग भरने के लिए रंग बीनी तुलिका से ही काम नहीं चलता। पल पल में रंग बदलते सरसों के खेत, हवा में झूमती गेहूं की बालियां, तराई के संगम से हाथ हिला हिलाकर विदा लेती कुमाऊं की दुर्गम पर्वत श्रेणियां, नहरों का छीड़ कलेवा, जैसा ही बहुरंगी वैभव वैसा ही मेल खाता प्रकृति दत्त अनुपम पेस्टल रंग। पर एक ही बात थी, उत्तर प्रदेश की यात्रा होती तो वो क्या इतने तड़के ऐसे खिड़की खोलकर देख पाती? कतार की कतार में लोटा लेकर बैठी निर्लज गवारू भीड़ प्रकृति के उस सुरम्य चित्र में गोलतार पोत कर रख देते। लगता था ससुरे रेलवे टाइम टेबल देखकर ही लोटा लेकर जम गए हैं। जितनी बार वह मंद स्मिता उषा का स्वागत करने ट्रेन की खिड़की खोलकर मुंह बाहर निकालती, उतनी ही बार मीलों तक फैली लोटाधारी निर्लज पंगत करारा थप्पड़ मारकर उसका मुंह खिड़की के भीतर कर देती। कभी कभी बचकानी क्रोध से वह बौखला जाती, पर इस ओर के ग्रामवासियों में शायद ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अचानक कली को उन्हीं प्रातः स्मरणीय लोटाधारी ग्रामीणों की निर्लज मुद्रा की स्मृति गुदगुदा गई। वह हंसने लगी। क्यों हंस रही हो बेटी? मीठी आवाज से चौंक कर कली मुड़ गई। वही हसमुख संतनी उसकी सीट पर आकर बैठ गई थी। कली खिसिया गई। जिस बात को याद कर कर उसे हंसी आई थी वह क्या बतलाने की थी? उसने कुछ नहीं कहा। कहाँ जा रही हो? मुखरा बैरागिनी ने चट से दूसरा प्रश्न पूछ दिया। अभी तो धनुषकोटी जा रही हूँ। वैसे जाऊंगी सिलोन। अरे बड़ी दूर जा रही हो, और वह भी अकेली? मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है। कली ने उतनी दूर जाने की कैफियत सी दी। अच्छा, नौकरी करती हो? हमने तो सोचा कि किसी फिल्म कंपनी में काम करती होगी। क्यों, क्या वैसी लगती हूँ मैं? कली ने हंसकर पूछा। हाँ, एकदम चेहरा मोहरा तो हमें याद रहता है, पर याद नहीं रहता। कुछ दिन पहले एक फिल्म देखी थी, बालिका वधू। जाने उस लड़की का नाम क्या था?
पर सूरत एकदम तुम्हारी तरह थी बेटी। कली ने देखा वैरागिनी का बेस होने पर भी उन बड़ी बड़ी आंखों में विलास की स्पष्ट छाया थी, वैराग्य की नहीं। आईब्रो पेंसिल में सवरी चपला मुखराक दृष्टि की नुकीली भंगिमा मौलिक नहीं थी। गेरुआ कमीज के भीतर पहना गया नन्हा परिधान भी कली की अनुसंधानी दृष्टि से बच नहीं सका। सुघड़ बैसाखियों पर टिका यौवन कली की छल नहीं सकता था। चांदी की अंगूठी में पहना गया बड़ा सा प्रवाल संभवतः किसी दुष्ट ग्रह की शांति के लिए ही चांदी में मढ़ा गया था, क्योंकि उसी कलाई में बंदी गोल घड़ी की स्वर्ण चोटी सी गुथी मोटी चेन कम से कम 3 तोले की थी। क्या उस वैरागिनी के लिए भी समय की उपादेयता थी?